हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने यूनिट 5 एंड फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है थ्योरीज ऑन स्टेबिलिटीज ऑफ साइक्लो एल्केन्स के ऊपर। तो ये हमारे यहाँ पे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट वीडियो होने वाला है, जिसके बाद हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। तो आज की वीडियो की हम लोग बात करें तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारी जो साइक्लो एल्केन्स हैं, ठीक है, तो उनकी स्टेबिलिटीज के ऊपर हमारी कुछ थ्योरी दी गई है, जैसे कि हमारा बेयर स्टेन थ्योरी, सैसे-म्योहर्स थ्योरी एंड कोल्सन एंड मॉफेट्स थ्योरी। तो इन तीनों के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो की बात करें तो सबसे पहले ये समझो कि हमें आज की वीडियो में बात करनी है स्टेबिलिटीज ऑफ साइक्लो एल्केन्स के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे आपको पता है कि जो हमारे साइक्लो एल्केन्स हैं वो हमारे बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे हमारा सबसे स्मॉलेस्ट साइक्लो एल्केन क्या होता है, हमारा साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है साइक्लोब्यूटेन, फिर साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन। इस तरीके से हमारे बहुत सारे साइक्लो एल्केन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो देखो, हमारी ये जो साइक्लो एल्केन्स है ये यहाँ पे कितने ज़्यादा स्टेबल होते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे किससे ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी कि इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी, कि कौन सा यहाँ पे कम स्टेबल है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो उसकी स्टेबिलिटी को हम लोग यहाँ पे किस तरीके से पहचानेंगे, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे कुछ थ्योरीज दी गई हैं, जिसमें हमारे यहाँ पे टोटली 3 थ्योरी आ जाती हैं। जिसमें पहला हो गया बेयर्स स्ट्रेन, दूसरा हो गया सैसे-म्योहर्स एंड थर्ड हो गया हमारे यहाँ पे कोल्सन एंड मॉफेट्स थ्योरी। तो इन तीनों के बारे में हमें यहाँ पे एक एक करके काफ़ी डिटेल में बात करनी है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे। हमें क्या बात करनी है कि जो हमारे साइक्लो एल्केन्स हैं वो हमारे किस तरीके से स्टेबिलिटी शो करते हैं, यानी कौन इनमें कम स्टेबल होता है, कौन इनमें यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें अपने बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी के बारे में, तो देखो जैसा इसका नाम है, इसको हमारा दिया था सर एडोल्फ वॉन बेयर ने 1885 में, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा देखें तो एडोल्फ वॉन बेयर इन 1885 प्रपोज्ड अ थ्योरी टू एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो एल्केन्स, यानी कि जो हमारे साइक्लो एल्केन्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कितना ज़्यादा स्टेबल या फिर कितना ज़्यादा कम स्टेबल है, वही चीज़ हो गया हमारा रिलेटिव स्टेबिलिटी, ठीक है। बाकी हम लोग देखें तो ही प्रपोज द थ्योरी ऑफ एंगल स्ट्रेन ऑन द फैक्ट दैट। अच्छा देखो, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो, अगर हम लोग यहाँ पे अपने साइक्लो एल्केन्स के कार्बन्स को देखें, तो जैसे मान लो ये हमारा साइक्लोप्रोपेन है। अब इसके कार्बन को हम लोग देखें तो अगर हम लोग इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारा कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। अब अगर मान लो इसमें हम लोग जो है, जैसे जो भी हमारा जैसे हमारा साइक्लोप्रोपेन है, तो इसके हर एक कार्बन में अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना चाहें, यानी कि हमारा जो कार्बन है वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, अगर हम लोग वो देखना चाहें तो कैसे देखेंगे। देखो, वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक बहुत ही अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर एक जनरल फॉर्मूला की बात करें तो हमारा यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होते हैं वही हमारा हो जाता है नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन नंबर की बात करें तो कितना होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे कार्बन के पास कितने सिंगल बॉन्ड है, देखो 1 2 3 4। देखो 2 सिंगल बॉन्ड इसने हाइड्रोजन से और 2 सिंगल बॉन्ड इसने बाकी 2 कार्बन से बनाए हुए हैं, यानी इस कार्बन के पास टोटल हमारे यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे देखो, अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो जाता है sp, ठीक है। और अगर हमारा नंबर 3 है तो आ जाता है sp2, और अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 आ रहा है तो हमारा हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन sp3। देखो, अगर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो आप लोग जानते होंगे, नहीं पता है तो सिंपली ऐसे समझो कि हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करके। देखो, मुझे पता है उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे हमारा उस तरीके से काम चल जाएगा। तो हमारे कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, हमारे 4 हैं। तो अगर हमारा 4 हाइब्रिडाइजेशन नंबर आ रहा है तो हमारा वो हो जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर आप लोग को थोड़ा बहुत याद हो तो यहाँ पे जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसकी हमारी ज्योमेट्री क्या होती है, इसकी हमारी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो हमारा होता है 109 डिग्री 28 मिनट। यानी आप लोग को बहुत अच्छे से याद होगा, आई थिंक सो, कि जो हमारा मेथेन होता है CH4, तो CH4 में हमें यहाँ पे कौन सा देखने को मिलता है, sp3, क्योंकि यहाँ पे देखो CH4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमारे 4 हाइड्रोजन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे देखो इसकी ज्योमेट्री, हम लोग जो एक्चुअल ज्योमेट्री होती है वो हमें जो है इस तरीके से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखने को मिलती है। और इसके जो सारे एंगल्स होते हैं, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के जो भी एंगल्स होते हैं वो हमारे होते हैं 109 डिग्री और 28 मिनट, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग सिंपली बात करें तो अगर कहीं भी आप लोग को जो है कार्बन में जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा तो वहाँ पे जो हमारी ज्योमेट्री होगी वो हमारी टेट्राहेड्रल, और जो हमारा बॉन्ड एंगल है वो हमारा जो है 109 डिग्री 28 मिनट देखने को मिलना चाहिए। मतलब ये एक आइडियल कंडीशन है
कि अगर कहीं पे आप लोग को sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है तो वहां पे जो हमारा बॉन्ड एंगल है वो हमारा कितना होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो देखो ये तो एक आइडियल कंडीशन हो गई और यहीं पे ये चीज लिखी हुई है, ही प्रपोज द थ्योरी ऑफ एंगल स्ट्रेन ऑन द फैक्ट दैट सिंस ऑल द कार्बन्स ऑफ साइक्लोएल्केन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज। अब यहाँ पे देखो जैसे कि मान लो चाहे हम लोग यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन में देखें, चाहे साइक्लोब्यूटेन में देखें, चाहे साइक्लोपेंटेन में, इसमें आप लोग कहीं भी देखोगे तो जो हमारे कार्बन्स हैं वो हमारे हर कार्बन जो है क्या होते हैं sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे हर कार्बन के पास यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पे हमारे साइक्लोएल्केन्स के सारे कार्बन हमारे sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, हेंस द बॉन्ड एंगल बिटवीन कार्बन एटम्स विल हैव टू बी 109 डिग्री 28 मिनट इन साइक्लोएल्केन्स। तो अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो भाई हमारा बॉन्ड एंगल तो हमारा 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। सिंपल सी बात है। देखो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो ये कहता है कि हमारा बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। और चूंकि हमारा यहाँ पे साइक्लोएल्केन्स में ये हमारा sp3 होता है तो बॉन्ड एंगल भी इतना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, बट वेन बेयर मेजर्स द एंगल ऑफ साइक्लोएल्केन्स ही फाउंड डिफरेंट बॉन्ड एंगल इन डिफरेंट साइक्लोएल्केन्स। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि एक्चुअल में जब हमारे बेयर सर ने देखा, ठीक है, जब उन्होंने मेजर किया बॉन्ड एंगल को तो हमारा बॉन्ड एंगल डिफरेंट आ रहा था। भाई जैसे बहुत ही सिंपल है, अगर आप लोग देखो तो जो हमारा साइक्लोप्रोपेन होता है तो यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल हमारा क्या आप लोग को 109 डिग्री दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। ये हमारा कितना होता है, ये हमारा सिंपली 60 डिग्री होता है ना, ये हमारा 109 डिग्री तो होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये हमारा कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज है तो एक हिसाब से होना तो इसका एंगल 109 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन है कितना, है हमारा 60 डिग्री। और वहीं पे अगर मान लो साइक्लोब्यूटेन में देखें तो यहाँ पे ये कितना होता है, ये हमारा 90 डिग्री होता है ना। यानी कि यहाँ पे हुआ क्या कि जो हमारा बॉन्ड एंगल है वो होना तो चाहिए था हमारा कितना 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन जब बेयर सर ने मेजर किया तो हमें यहाँ पे डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स देखने को मिले और यहीं से आया हमारा एंगल स्ट्रेन की थ्योरी। तो हुआ क्या, on this basis he proposed the theory of angle strain, यानी कि यहीं से उन्होंने क्या हुआ एंगल स्ट्रेन की थ्योरी को प्रपोज किया। द थ्योरी एक्सप्लेन्स द रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स। और जो हमारी थ्योरी है वो क्या बताती है कि हमारा जो साइक्लोएल्केन्स है वो कितना स्टेबल होते हैं और उनकी कैसी रिएक्टिविटी होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे थ्योरी की बात करें, मेन थ्योरी की, तो यहाँ पे देखो थ्योरी हमारी क्या कहती है, ध्यान से देखना आप लोग। According to him, the distortion or deviation from normal tetrahedral angle causes a strain in the ring that leads to the instability of cycloalkenes। देखो ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो अगर हम लोग साइक्लोप्रोपेन में देखें तो हमारा बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है 60 डिग्री, अगर हम लोग साइक्लोब्यूटेन में देखें तो बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री, अगर हम लोग साइक्लोपेंटेन में देखें तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल आता है हमारा वहाँ पे 108 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसमें हम लोग जो है साइक्लोहेक्सेन में देखें तो हमारा बॉन्ड एंगल चला जाता है 120 डिग्री के आसपास। यानी यहाँ पे हो क्या रहा है कि इन सबका जो बॉन्ड एंगल है वो होना चाहिए था हमारा 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, क्योंकि हमारा ये कह रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये सारे sp3 हैं, लेकिन यहाँ पे आ रहा था कुछ डिफरेंट। अब इसकी वजह से होगा क्या भाई, इसकी वजह से यहाँ पे हमें जो है इन रिंग्स में क्या देखने को मिलता है, एक टाइप का स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है हमारे यहाँ पे तनाव। देखो ध्यान से समझना, स्ट्रेन का मतलब होता है मतलब तनाव या फिर कह सकते हो खिंचाव। तो ये खिंचाव किस तरीके से देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे एक आइडियल कंडीशन की बात करें तो ये कार्बन हमारा चूंकि sp3 स्टेट में है, ठीक है, हाइब्रिडाइज, तो यहाँ पे ये चाहता है कि इसका एंगल कितना हो, इसका एंगल हमारा 109 डिग्री ही हो, लेकिन इसका एंगल है कितना 60। तो ये क्या है ना, ये एक स्ट्रेन में आ गया है। मतलब इसको ऐसे समझो कि अगर हम लोग एक हिसाब से देखें तो जैसे मान लो इस साइक्लोप्रोपेन को देखें तो ये देखो ये हमारा होता है साइक्लोप्रोपेन का एक्चुअल स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें ये सारे बॉन्ड एंगल हमारे कितने हैं 60 और ये 60। लेकिन भाई ये चाहता नहीं है 60, चाहता तो ये 109 डिग्री 28 मिनट है। यानी कि एक हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये कुछ इस तरीके का एंगल बनाना चाहता है। ठीक है, मतलब ये क्या चाहता है कि ये हमारा इतना ज़्यादा फैल जाए, यानी यहाँ पे ये देखो ये एंगल हमारा आ जाएगा, यानी ये हमारा जो है कुछ इस तरीके से फैल के जो है 109 डिग्री के एंगल में जाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये ट्रायंगल के फॉर्म में, इसीलिए इसका एंगल 60 डिग्री हो गया। तो ये क्या है, ये एक तनाव में है, मतलब ये जो है एक खिंचाव महसूस कर रहा है अपने अंदर। क्योंकि ये क्या है, देखो ये हमारी जो जैसे ये जो हमारे बॉन्ड है ये हमारे खुलना चाहते हैं, ये हमारे खुल के यहाँ तक जाना चाहते हैं, लेकिन है क्या, ये हमारे जो है थोड़ा सा खिंचाव की वजह से आपस में मतलब यहाँ पे 60 डिग्री पे है। तो यहाँ पे इनके अंदर देखो क्या है, इनके अंदर एक तनाव है ना कि मतलब ये खींच रहे हैं ना, मतलब क्योंकि ये जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे, तो इनके अंदर क्या है एक स्ट्रेन आ जाता है।
देखो थोड़ा फील लेने वाली बात है, समझ रहे हो ना, कि ये जो बॉन्ड है ये दोनों हमारे, ये जाना यहाँ पे चाहते हैं, ठीक है, मतलब ये 109 डिग्री का एंगल बनाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि ये नहीं बना पा रहे इसलिए यहाँ पे इनके अंदर क्या होता है, एक स्ट्रेन देखने को मिलता है, ठीक है। और इस स्ट्रेन की वजह से क्या होता है, इस स्ट्रेन की वजह से ये जो हमारे साइक्लोएल्केन्स होते हैं ये काफ़ी अनस्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि अगर हमारा एंगल 109 डिग्री हो जाता तब तो ये स्टेबल हो जाते हैं, है ना, अपनी स्टेट में, लेकिन चूंकि यहाँ पे हो नहीं पाता है, इसकी वजह से क्या होता है, ये हमें जो है एक अनस्टेबल स्टेट में देखने को मिलते रहते हैं। अब यहाँ पे देखो अनस्टेबिलिटी मतलब ऑर्डर कैसे होता है कि कौन ज़्यादा स्टेबल होता है कौन कम, तो वो भी हमारे सर ने बताया था, तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन को कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला था वो भी हमारा सर ने दिया था, तो वो हमारा कैसे था। बाकी हम लोग सबसे पहले देखें तो एंगल स्ट्रेन देखो क्या है, वही चीज़ है जो हम लोगों ने देखा, द डेविएशन इन आइडियल बॉन्ड एंगल फ्रॉम द रियल बॉन्ड एंगल इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन। यानी आइडियल बॉन्ड एंगल कितना है 109 डिग्री, और रियल बॉन्ड एंगल कितना है, जैसे अगर इसमें देखो तो रियल बॉन्ड एंगल 60 है, इसमें देखें तो रियल हमारा 90 है, इसमें देखें तो 108 है, मतलब वो डिफरेंट साइक्लोएल्केन्स के हिसाब से हमारा रियल बॉन्ड एंगल चेंज होता रहता है। तो इनके बीच में जो हमारा डेविएशन होता है, यानी कि जितना डिफरेंस होता है वही होता है हमारे यहाँ पे एंगल स्ट्रेन। हायर द एंगल स्ट्रेन लेसर विल बी द स्टेबिलिटी एंड हायर द रिएक्टिविटी। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जितना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होगा, ठीक है, यानी जितना ज़्यादा इसके अंदर तनाव होगा उतना ज़्यादा इसके अंदर इनस्टेबिलिटी और उतना ही रिएक्टिव। देखो जो कंपाउंड जितना ज़्यादा अनस्टेबल है, ठीक है, वो हमारा उतना ही ज़्यादा तो रिएक्टिव होगा। देखो ये सारी चीज़ें फील लेने वाली हैं कि जो जितना अनस्टेबल है वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, अगर कोई स्टेबल है तो वो रिएक्टिव क्यों होगा, है ना, कोई अनस्टेबल है तभी तो वो रिएक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ बता रहे हैं कि जितना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होगा उतना ही ज़्यादा वो यहाँ पे लेस स्टेबल होगा, और जितना लेस स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा हाई रिएक्टिव होगा। अब एंगल स्ट्रेन निकालने का इन्होंने फॉर्मूला क्या बताया, एंगल स्ट्रेन इज इक्वल टू 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे अगर मान लो हम लोग जो है इस जो है साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन को कैलकुलेट करना चाहें, तो यहाँ पे देखो हमारा फॉर्मूला क्या है। चलो हम लोग इसको आगे चल के यहाँ पे सेकंड पेज में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बॉन्ड एंगल निकालने का भी फॉर्मूला बताया हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जैसे अगर हम लोग देखें तो देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारा एंगल स्ट्रेन है, ठीक है। तो एंगल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, एंगल स्ट्रेन का फॉर्मूला हमारा यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट माइनस बॉन्ड एंगल, ठीक है, माइनस बॉन्ड एंगल डिवाइडेड बाई 2। तो ये है हमारा एंगल स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम लोग बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे, चलो मान लो इसमें तो चलो हम मान लो हमारा ट्राइंगल है तो इसमें हमें दिख रहा है कि 60 है, लेकिन मान लो कोई बहुत ही अजीब सा स्ट्रक्चर हो जिसमें हमें एंगल ना दिख पाए, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल निकालने का भी फॉर्मूला है। बॉन्ड एंगल कैसे निकलेगा, अब देखो ये जो बॉन्ड एंगल है, तो बॉन्ड एंगल हमारा निकलेगा यहाँ पे जो है 180 इंटू n माइनस 2 अपॉन n। अब यहाँ पे n क्या है, n है हमारा यहाँ पे टोटल इंटरनल बॉन्ड, यानी कि जो भी हमारा साइक्लोएल्केन है उसके अंदर टोटल कितने इंटरनल बॉन्ड है। तो अगर मान लो हम लोग इस साइक्लोप्रोपेन में देखें तो हमारे कितने बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे बॉन्ड एंगल निकालना चाहें, देखो वैसे हमें पता है 60 डिग्री है, लेकिन अगर हम लोग इस फॉर्मूले से निकाले तो देखो 180 इंटू 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 3, और ये हमारा 60 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे किसी भी साइक्लोएल्केन के अंदर बॉन्ड एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। अब इसको हम लोग उठा के अपने इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारी एंगल स्ट्रेन निकल आएगा। तो अगर हम लोग देखें तो देखो एंगल स्ट्रेन इज इक्वल टू कितना 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे देखो 109 डिग्री में से 109 डिग्री 28 मिनट से 60 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 49 डिग्री और 28 मिनट, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब देखो 2 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 जा, ठीक है, 2 देखो 2 जब 2 यहाँ से देखो यहाँ से ये कटेगा तो 24 आएगा। अब यहाँ पे बचा 1, ठीक है, मतलब 1 डिग्री, देखो 2 24 जा 48, ठीक है, बहुत ही सिंपल मैथ्स है। अब यहाँ पे देखो 1 डिग्री बच रहा है, यहाँ पे बचा कितना 1 डिग्री 28 मिनट। अब देखो 1 डिग्री को अगर हम लोग टोटल मिनट्स में कन्वर्ट करें तो 1 डिग्री में होते हैं हमारे 60 मिनट। तो यहाँ पे 60 प्लस 28 हमारा कितना हो जाएगा 88 मिनट। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोगों ने डिवाइड किया तो हमारा 24 आया, और यहाँ पे टोटल बचा कितना 88। अब इसे 88 को डिवाइड करेंगे तो 44 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 24 डिग्री 44 मिनट। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल स्ट्रेन किसके अंदर, साइक्लोप्रोपेन के अंदर। तो देखो वही चीज़ है कि अगर हम लोग देखें अपने एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोप्रोपेन में, since all the carbon atoms of cyclopropane are sp3 hybridized, hence
बॉन्ड एंगल शुड बी 109 डिग्री 28 मिनट। यानी वही चीज़ बता रहे हैं कि जो हमारा साइक्लोप्रोपेन है, क्योंकि उसके सारे कार्बन हमारे sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, तो जो हमारा बॉन्ड एंगल है वो होना तो 109 डिग्री चाहिए, बट सिंस द रिंग ऑफ साइक्लोप्रोपेन इज अ ट्रायंगल, बट चूंकि हमारे साइक्लोप्रोपेन क्या होता है, ट्रायंगल होता है, हेंस ऑल द एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री इंस्टीड ऑफ 109 डिग्री। यानी कि 109 डिग्री के बजाय हमारा कितना होता है, 60 डिग्री हो जाता है। दैट लीड्स टू द एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोप्रोपेन, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें जो है साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन देखने को मिल जाता है। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, फील लेने वाली बात है कि एंगल स्ट्रेन का मतलब है तनाव। यानी देखो ये चाहता तो है कि इसका एंगल 109 डिग्री हो जाए, लेकिन है कितना है हमारा 60, तो ये तनाव में है, मतलब 60 इसका है तो, लेकिन ये चाहता है कि क्या हो जाए, इसका 109 डिग्री हो जाए। तो इसकी वजह से ये जो है काफ़ी एक अनस्टेबल स्टेट में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल वही चीज़ हमारे सर ने बताई हुई है, काफ़ी सिंपल सा है, ठीक है। तो देखो वही चीज़ है, हम लोगों ने जो निकाला था कि एंगल स्ट्रेन हम लोग कैसे निकालेंगे, 109 से 60 घटा देंगे तो 49 डिग्री 28, ठीक है, और फाइनली हमें जो है 24 डिग्री 44 मिनट हमें ये हमारी एंगल स्ट्रेन की वैल्यू देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, जो हमारा एंगल स्ट्रेन है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। देखो इतना तो पता है ना कि अगर मान लो डायरेक्टली जो है लिखा है तो हमारा स्टेबिलिटी मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और अगर 1 लिखा है तो इन्वर्सली हो जाता है। तो एंगल स्ट्रेन हमारा स्टेबिलिटी के इन्वर्सली, यानी एंगल स्ट्रेन जितना ज़्यादा, ठीक है, स्टेबिलिटी हमारी उतनी कम, यानी उतना ज़्यादा मोर स्टेबल, और एंगल स्ट्रेन जितना कम उतना ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ पे देखो एंगल स्ट्रेन हमें जो है काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। बल्कि अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारे जितने भी साइक्लो एल्केन्स होते हैं, जैसे ये हमारा सबसे छोटा मेंबर है, बाकी इसके बाद हमें साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, उन सब में सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन हमें इसी के अंदर देखने को मिलता है। यानी ये जो हमारा साइक्लोप्रोपेन है ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका अनस्टेबल ऑर्डर देखेंगे। The angle strain is maximum in cyclopropane compared to other cycloalkanes. Hence, it is very unstable and highly reactive. Hence, easily undergoes ring opening reactions. यानी देखो होता क्या है, जो हमारा साइक्लोप्रोपेन है इसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा, यानी ये जो 24 डिग्री 44 मिनट एंगल स्ट्रेन आया है ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इससे ज़्यादा किसी में नहीं देखने को मिलता है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि देखो एंगल स्ट्रेन जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम, यानी ये ज़्यादा है तो ये कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाती है, और स्टेबिलिटी जितनी कम होगी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, और इसी वजह से इजिली अंडरगोज रिंग ओपनिंग। और देखो वही चीज़ है ना कि भाई देखो ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि इसकी रिंग जो है ओपन हो जाए, ठीक है, 109 डिग्री पे आ जाए। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे इसके अंदर कोई भी रिएक्शन वगैरह करते हैं तो ये बहुत ही इजिली यहाँ पे रिएक्शन दे देता है। यानी सिंपली अगर हम लोग माने तो ये बहुत जल्दी एडिशन रिएक्शन दे देता है। और अगर आप लोग को याद हो तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे साइक्लोप्रोपेन होते हैं, साइक्लोब्यूटेन होते हैं, वो एडिशन रिएक्शन देने के बाद क्या होते हैं, हमारे ओपन चेन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं, इसी वजह से, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी एक एंगल स्ट्रेन देखने को मिलता रहता है। आई होप कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और अगर हम लोग यहाँ पे अब अपने जो है एंगल स्ट्रेन को जो है कंपेयर करें अपने बाकी साइक्लोएल्केन्स से, ठीक है, कि किसमें हमारा ज़्यादा है किसमें कम है, तो एंगल स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू बेयर्स थ्योरी इन फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ साइक्लोएल्केन्स आर गिवन एज फॉलोज। तो अगर हम लोग अपने पहले 5 मेंबर्स को देखें तो देखो यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, इसमें साइक्लोप्रोपेन में 60 डिग्री होता है। तो वही चीज़ है, देखो अगर हमारा जो हमारा एंगल स्ट्रेन का फॉर्मूला है 109 डिग्री माइनस बॉन्ड एंगल डिवाइडेड बाय 2, तो इससे जब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो साइक्लोप्रोपेन का आ जाएगा हमारा 24 डिग्री 44 मिनट, साइक्लोब्यूटेन का आ जाएगा 9 डिग्री 44 मिनट, साइक्लोपेंटेन का आ जाएगा 0 डिग्री 44 मिनट, साइक्लोहेक्सेन का हमारा आ जाएगा -5 डिग्री 16 मिनट, ठीक है, और उसी तरीके से साइक्लोहेप्टेन का -9 डिग्री 33 मिनट। अच्छा यहाँ पे देखो आप लोग माइनस से कंफ्यूज मत हो, मतलब यहाँ पे माइनस से कोई ये मतलब नहीं है कि हमारा छोटा हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा डिफरेंस है एंगल स्ट्रेन का, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस से कोई मतलब नहीं है, आप इसको चाहे माइनस लिखो चाहे प्लस लिखो, मतलब प्लस लिखते तो नहीं है लेकिन इसको मतलब ऐसे मत समझो कि ये 0 से कम है। 5 डिग्री 16 मिनट का मतलब ये 0 से ज़्यादा है, ठीक है, थोड़ा इसको समझना। तो यहाँ पे देखो यहीं पे हो जाती है हमारी थोड़ी सी गड़बड़, मतलब जो हमारी बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी है वो यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। क्यों गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखो बेयर स्ट्रेन थ्योरी हमारी क्या कह रही है, ये हमारी कह रही है कि हमारा एंगल स्ट्रेन जितना ज़्यादा होगा हमारा कंपाउंड उतना कम स्टेबल होगा। तो देखो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें, इस बेयर स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें, तो जो हमारा मतलब सबसे ज़्यादा कम स्टेबल कौन है, सबसे कम स्टेबल हमारा साइक्लोप्रोपेन है ना, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा है। तो साइक्लोप्रोपेन हमारा यहाँ पे लीस्ट स्टेबल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन
सबसे कम स्टेबल। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा साइक्लोब्यूटेन, है ना, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद सबसे कम इसके अंदर है तो हमारा साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है। और इसके बाद देखो अगर हम लोग देखें तो साइक्लोब्यूटेन, देखो अगर हम लोग पहले 4 में देखें, ठीक है, पहले 4 में साइक्लोहेप्टेन को चलो हटा दो, तो अगर पहले 4 में देखें तो अब देखो साइक्लोब्यूटेन के बाद यहाँ पे सबसे कम एंगल स्ट्रेन किस में है, इसमें हमारा साइक्लोपेंटेन में है कि साइक्लोहेक्सेन में, भाई हमारा साइक्लोपेंटेन तो सबसे कम है ना, तो ये हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, यानी साइक्लोब्यूटेन के बाद हमारा आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन। देखो यहाँ पे आप लोग माइनस से कंफ्यूज मत हो, ये हमारा डिफरेंस है एंगल स्ट्रेन का, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से देखो कि ये हमारा 5 डिग्री 16 मिनट है, तो ये हमारा इससे तो ज़्यादा है ना, 0 से ज़्यादा, तो अगर ज़्यादा है तो ये कम स्टेबल होगा, यानी इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि साइक्लोप्रोपेन लेस स्टेबल, फिर हमारा साइक्लोब्यूटेन, फिर हमारा आ जाएगा फिर हमारा हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, और फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पे साइक्लोपेंटेन। यानी अगर हम लोग यहाँ पे बेयर स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से देखें तो जो हमारा साइक्लोपेंटेन है वो हमारा साइक्लोहेक्सेन से ज़्यादा स्टेबल होगा। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है, मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट ध्यान से समझो कि बेयर स्ट्रेन सर ने क्या बोला कि जितना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होगा वो कंपाउंड उतना कम स्टेबल होगा, और जितना कम एंगल स्ट्रेन होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हम लोग साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन में देखें, देखो सिर्फ इन दोनों में देखो, यहीं पे हमारा ये थ्योरी गलत हो जाती है। तो साइक्लोपेंटेन का एंगल स्ट्रेन कितना है, 0 डिग्री, और साइक्लोहेक्सेन का कितना है, 5 डिग्री। तो यहाँ पे किस में ज़्यादा है, हमारा साइक्लोहेक्सेन में एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है, तो यानी कि ये हमारा साइक्लोपेंटेन से कम स्टेबल होगा, क्योंकि ज़्यादा एंगल स्ट्रेन मतलब कम स्टेबल। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ये होता है कि जो हमारा साइक्लोहेक्सेन है ये हमारा साइक्लोपेंटेन से बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब इसके अंदर हमारा लगभग कोई एंगल स्ट्रेन होता ही नहीं है, ठीक है। तो इस थ्योरी को यहाँ पे हमारे बेयर सर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, यानी जो हमारे पहले 3 मेंबर थे, अगर हम लोग सिर्फ पहले 3 मेंबर के लिए देखें तो हमारी बेयर थ्योरी सही है, मतलब बेयर स्ट्रेन थ्योरी हमारी पहले 3 मेंबर के लिए तो सही है कि हमारा साइक्लोप्रोपेन सबसे कम स्टेबल है, उसके बाद हमारा साइक्लोब्यूटेन, उसके बाद हमारा साइक्लोपेंटेन। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बाकी 5 मेंबर या फिर और आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारी बेयर स्ट्रेन थ्योरी पूरी तरीके से गलत साबित हो जाती है, और यहीं पर हमारी जो है ये थ्योरी थोड़ा सा फेल हो जाती है, ठीक है। मतलब फेल तो नहीं कहना चाहिए बट हाँ इसका एक ड्रॉबैक हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल इट इज क्लियर दैट साइक्लोप्रोपेन हैज मैक्सिमम डिस्टॉर्शन, हेंस इट इज मोस्ट अनस्टेबल साइक्लोएल्केन, दैट इज ट्रू। यानी देखो यहाँ पे इस टेबल के हिसाब से हम लोग देखें तो ये टेबल हमारी क्या कह रही है कि जो हमारा साइक्लोप्रोपेन है वो सबसे कम स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके एंगल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा है, जो कि हमारा सही है, ठीक है, ये बात हमारी सही थी जो कि हमारे बेयर सर ने बोली थी, और ये उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। But according to the above table, cyclopentane will be more stable than cyclohexane. That is not true at all. और यही हो गई हमारी गड़बड़ कि अगर हम लोग इस टेबल के हिसाब से देखें तो जो हमारा साइक्लोपेंटेन है, ठीक है, वो हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा हमारे साइक्लोहेक्सेन से, क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड एंगल हमारा 0 डिग्री है और इसके अंदर 5 डिग्री है, तो ये हमारा ज़्यादा स्टेबल दिखा रहा है साइक्लोहेक्सेन से, जबकि एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारा साइक्लोहेक्सेन है वो हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है साइक्लोपेंटेन से। तो यहीं पे हमारी आ जाती है कुछ हमारी लिमिटेशंस। तो अगर हम लोग देखें तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अप टू फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ साइक्लोएल्केन फैमिली, यानी वही चीज़ है कि ये जो हमारी पहले 3 मेंबर हैं साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, उनके लिए तो एप्लीकेबल है लेकिन बाकियों के लिए नहीं है, ठीक है। ही एज्यूम दैट ऑल द साइक्लोएल्केन्स आर प्लेनर इन नेचर। देखो एक्चुअल में हो क्या रहा था कि यहाँ पे ये जो थ्योरी थी ये हमारी बाकी साइक्लोएल्केन्स के लिए फेल क्यों हो गई, क्योंकि इन्होंने क्या मान लिया, इन्होंने ये मान लिया कि जो हमारे सारे के सारे साइक्लोएल्केन्स होते हैं वो हमारे सेम प्लेन में लाई करते हैं, मतलब ये सारे हमारे जो है सिंगल प्लेन में देखने को मिलते हैं, जबकि ये चीज़ एक्चुअल में होती ही नहीं है। मतलब ये जो हमारे फर्स्ट 3 होते हैं ये तो हमारे प्लेनर होते हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारे साइक्लोएल्केन्स होते हैं वो हमें जो है 3 डायमेंशन में देखने को मिलते हैं, यानी 3D स्ट्रक्चर होता है उनका। इसी वजह से हमारी क्या है, थ्योरी हमारी पहले 3 पे तो काम कर गई लेकिन बाकी पे फेल होना चालू हो गई, ठीक है। तो मतलब इनका मानना यही था कि सारे हमारे प्लेनर होते हैं, जो कि होते नहीं है, ठीक है। ही डिड नॉट एक्सप्लेन एंगल स्ट्रेन इन लार्जर साइक्लोएल्केन्स, यानी वही चीज़ है कि यहाँ पे पहले 3 के लिए तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन उसके बाद जैसे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, उनके लिए यहाँ पे एंगल स्ट्रेन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अकॉर्डिंग टू बेयर साइक्लोपेंटेन शुड बी मोर स्टेबल दैन साइक्लोहेक्सेन, यानी वही चीज़ है कि साइक्लोपेंटेन को इन्होंने साइक्लोहेक्सेन से ज़्यादा स्टेबल दिखा दिया, जबकि एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली इट इज़ रिवर्स्ड, यानी असल में हमारा जो साइक्लोहेक्सेन है वो हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी इनके हिसाब से बेयर स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ इस तरीके से कि साइक्लोपेंटेन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, साइक्लोहेक्सेन उसके बाद, साइक्लोब्यूटेन उसके बाद, साइक्लोप्रोपेन उसके बाद, जबकि एक्चुअल में क्या होता है, हमारा साइक्लोहेक्सेन हमारा साइक्लोपेंटेन से ज़्यादा स्टेबल देखने को मिलता है।
तो यहीं पे हमारी थ्योरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत साबित हो जाती है। तो इस थ्योरी को यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है, जो कि हमारी आती है सेसे-मोहर्स थ्योरी। ठीक है, तो इस जो हमारा यहाँ पे जो साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी थी उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारी ये थ्योरी जो है निकल के आती है। तो ये थ्योरी हमारी क्या कहती है, ध्यान से देखना। इट इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग, यानी कि इसको हम लोग यहाँ पे स्ट्रेनलेस रिंग की थ्योरी से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये थ्योरी क्या कहती है कि हमारा कोई भी स्ट्रेन देखने को नहीं मिलता है हमारे जो अपर साइक्लोएल्केन्स होते हैं, यानी कि जो हमारे साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेप्टेन हो गया, उनके अंदर कोई स्ट्रेन होता ही नहीं है, यानी उनका जो बॉन्ड एंगल है वो हमारा 109 डिग्री ही देखने को मिल जाता है। देखो एक चीज समझना है, स्ट्रेन हमारा क्यों आ रहा था, क्योंकि जो हमारा एंगल था वो होना 109 डिग्री चाहिए था, बट हो हमारा रहा था 60, किसी में 80, किसी में 108, इसी वजह से स्ट्रेन आ रहा था। अगर हमारा एंगल इतना हो जाए तो कौन सा स्ट्रेन होगा, कोई स्ट्रेन होगा ही नहीं। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे हमारा जो साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, उसमें हमारा एंगल देखने को मिल जाता था, जबकि अगर आप लोग देखो तो एंगल तो हमारा 120 है, तो कैसे देखने को मिल रहा है अभी इसमें हम लोग देखेंगे। तो बेयर्स थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ हायर साइक्लोएल्केन्स, यानी कि बेयर जो हमारी बेयर्स थ्योरी थी उन्होंने यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन जो हमारे हायर साइक्लोएल्केन्स थे उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, बिकॉज ही एज्यूम्ड दैट ऑल द साइक्लोएल्केन्स आर प्लेनर इन नेचर, क्योंकि इन्होंने मान लिया था कि हमारे जितने भी साइक्लोएल्केन्स हैं वो सारे हमारे प्लेनर होते हैं, यानी एक प्लेन में लाई करते हैं। Sasse and Mohr in 1918 proposed a theory to explain the stability of higher cycloalkenes। तो यहाँ पे उसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हमारे सैसे एंड मोहर सर ने 1980 में हमारी जो है एक थ्योरी प्रपोज की। तो इनकी थ्योरी क्या कह रही थी, अकॉर्डिंग टू सैसे मोहर्स थ्योरी द हायर साइक्लोएल्केन्स आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ स्ट्रेन, यानी इनका कहना था कि जो हमारे हायर साइक्लोएल्केन्स होते हैं, यानी कि जैसे हमारा साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेप्टेन हो गया, उनके अंदर हमें कोई स्ट्रेन देखने को मिलता ही नहीं है। क्यों, एनी काइंड ऑफ स्ट्रेन एंड वेरी स्टेबल, और वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि इफ दे आर नॉट फोर्स्ड इनटू ए प्लेन, क्योंकि वो यहाँ पे क्या होते हैं, वो यहाँ पे एक प्लेन में होते ही नहीं है। मतलब अगर हमारा जो साइक्लोएल्केन है, ठीक है, जो हमारे हायर साइक्लोएल्केन है, वो हमारे एक प्लेन में ना होकर 3D स्ट्रक्चर शो करे, तो जो हमारा स्ट्रेन है वो भी हमारा जो है हट जाएगा और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, ही एज्यूम दैट रिंग आर फोल्डेड और इन पकड़ कंडीशन एंड दैट्स व्हाई दे रिटेन देयर नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। देखो आप लोग ध्यान से समझना, यहाँ पे हुआ क्या, इन्होंने बताया कि ये जो हमारा साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, ये हमारा जो है दो फॉर्म में देखने को मिलता है, और वो दो फॉर्म हमारे क्या होते हैं, वो दो फॉर्म हमारे यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे वो दो फॉर्म कौन से थे, एक था हमारे यहाँ पे चेयर फॉर्म, ठीक है, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे चेयर फॉर्म, और एक था हमारे यहाँ पे बोट फॉर्म, ठीक है, एक था हमारे यहाँ पे बोट फॉर्म। तो इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन मतलब मेनली इन्होंने यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन के बारे में बात की थी, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो हमारा साइक्लोहेक्सेन है वो हमारे यहाँ पे चेयर और बोट के फॉर्म में देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हुआ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ही एज्यूम दैट रिंग, और जिस देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा बोट और हमारा चेयर फॉर्म है ये हमारा फोल्डेड है, ठीक है, पकड़ मतलब देखो अभी हम लोग इसको देख रहे हैं, दैट्स वाई दे रिटेन देयर नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। और देखो इस चीज़ की वजह से क्या होता है कि जो इनका नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है, कितना होता है 109 डिग्री, वो यहाँ पे रिटेन कर लेते हैं, यानी एज्यूम मतलब यहाँ पे उसको कह सकते हो पा लेते हैं, ठीक है, यानी कि इनका एंगल यहाँ पे 109 डिग्री हो जाता है इन दोनों स्ट्रक्चर की वजह से। एंड एज अ रिजल्ट दे बिकम फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ स्ट्रेन। और इसकी वजह से क्या होता है भाई, जब हमारा एंगल 109 डिग्री हो गया तो हमारा स्ट्रेन क्यों होगा, हमारा स्ट्रेन नहीं देखने को मिलता है, वही चीज़ है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, देखो थोड़ा सा आप लोग समझना, अगर हम लोग यहाँ पे अपने साइक्लोहेक्सेन के चेयर एंड बोट फॉर्म को देखें तो देखो ये हमें कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। अब देखो इसको थोड़ा सा फील लेके समझो कि ये हमारा एक प्लेन में नहीं है, मतलब देखो इसको अगर आप लोग थोड़ा सा देखो तो देखो ये हमारा कुछ इस टाइप से देखो आप लोग, ठीक है, देखो ये तो हमारा एक प्लेन में है, जैसे ये तो हमारा एक प्लेन में है, लेकिन ये देखो ये प्लेन के ऊपर है, मतलब इसको एक मिनट रुको मैं आप लोग को थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो इसको ऐसे समझो कि मान लो जैसे ये है, ठीक है, ये है, तो देखो एक ये जैसे ये हमारा एक ऊपर उठ गया, ठीक है, और एक हमारा ऐसे नीचे चला गया, देखो ये हमारा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो, मतलब ये देखो ये तो हमारा प्लेन में है, ठीक है, तो यानी कि ये वाला हिस्सा तो हमारा सिंगल प्लेन में है, लेकिन देखो ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये हमारा ऊपर की तरफ ऐसे उठा हुआ है, और जो हमारा ये वाला पार्ट है ये हमारा जो है नीचे की तरफ है। तो ये देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे 3 डायमेंशन में चले गए, ठीक है, मतलब अब ये हमारा सिंगल प्लेन में नहीं है, वही चीज़ बता रहे हैं। और जो हमारा बोट फॉर्म है, तो देखो बोट फॉर्म है हमारे, देखो बोट फॉर्म इस तरीके से देखो
कि बोट फॉर्म में ये चीज़ हमारी दोनों ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पे देखो चेयर, अच्छा इसको चेयर और बोट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा चेयर टाइप का नहीं हो जा रहा है, जैसे ये देखो ये थोड़ा सा चेयर टाइप का नहीं लग रहा है, यहाँ पे ऐसे चेयर हो गया ना, और यहाँ पे ये बोट देखो तो हमारा बोट टाइप का स्ट्रक्चर है। तो बोट देखो चेयर में क्या होता है, एक हमारा नीचे रहता है एक हमारा ऊपर रहता है, और बोट में क्या होता है, बोट में हमारे यहाँ पे, जैसे बोट में यहाँ पे हमारे दोनों जो है ऊपर साइड में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन का, और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा पकरिंग बोल सकते हैं, ठीक है, यानी या फिर बेंडिंग बोल सकते हैं, ठीक है, तो या फिर फोल्डिंग बोल सकते हैं, यानी फोल्ड हो गया एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये जो है इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलते रहते हैं। बाकी नंबरिंग की बात करें तो देखो 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से हम लोग नंबरिंग देख सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे चूंकि यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो हमारे अपर साइक्लोएल्केन्स होते हैं, जैसे हम लोग साइक्लोहेक्सेन की बात करें, ये हमारा जो है चेयर और बोट फॉर्म में देखने को मिलने लगता है। इसकी वजह से इसके अंदर कोई भी एंगल स्ट्रेन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये हमारा इस तरीके से क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है उसको अचीव कर लेते हैं। देखो सिंपल सा समझो कि एंगल स्ट्रेन इसी वजह से आ रहा था क्योंकि एंगल हमारा 109 डिग्री से कम या ज़्यादा हो जा रहा था। अगर ये हमारा हो जाए इतना तो एंगल स्ट्रेन क्यों होगा, और वही चीज़ यहाँ पे हो जा रही है। और अगर ये हमारा हो गया, ठीक है, तो हमारा जो कंपाउंड है वो स्टेबल हो जाएगा ना, वो अनस्टेबल क्यों होगा। तो इसी वजह से क्या होता है, जो हमारे हाइयर साइक्लोएल्केन्स होते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेप्टेन हो गया, ये सारे हमारे काफ़ी स्टेबल देखने को मिल जाते हैं कंपेयर टू हमारे जो लोअर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, इन द बोट फॉर्म, अगर हम लोग थोड़ा सा अपने इस बोट और चेयर फॉर्म को देखें तो इन द बोट फॉर्म कार्बन नंबर 2 3 5 एंड 6, तो देखो यहाँ पे 2 3 5 और 6 ये हमारे क्या है, सेम प्लेन में है, एंड कार्बन 1 एंड 4 अबव द प्लेन। और जो हमारा अच्छा बोट में देखो 2 3 4 6 हमारा सेम प्लेन में, और जो हमारा 1 और 4 है, ठीक है, 1 और 4 है, ये क्या है, ये अबव द प्लेन है, यानी प्लेन से ऊपर की तरफ है। और चेयर फॉर्म में क्या है, देखो 2 3 5 6, चेयर फॉर्म में देखो 2 3 5 6 हमारा सेम प्लेन में, और 4 है, 4 अबव, देखो 4 हमारा प्लेन के ऊपर की तरफ है, और 1 हमारा प्लेन के जो है बिलो नीचे की तरफ है। बाकी बिटवीन बोथ चेयर फॉर्म ऑफ, यानी कि जो हमारा बोट और चेयर फॉर्म है, इन दोनों में भी जो हमारी चेयर फॉर्म है ये हमारी बहुत ज़्यादा स्टेबल देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो बोट फॉर्म में क्या होता है, बोट फॉर्म हैज अनफेवरेबल नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स। यानी देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारा कार्बन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो होंगे, तो यहाँ पे देखो तो हमारे जो दोनों हाइड्रोजन है वो हमारे सेम प्लेन में है, यानी कि दोनों अबव है, तो इसकी वजह से इनके बीच में एक नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शंस देखने को मिलने लगता है। जबकि यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारे हाइड्रोजन एक नीचे है एक ऊपर है, तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन होगा नहीं, तो ये हमारा इन दोनों में भी और ज़्यादा स्टेबल देखने को मिलता है, ठीक है। द चेयर एंड बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन रैपिडली इंटर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड इंडिविजुअली। यहाँ पे देखो होता क्या है, ये जो हमारा चेयर और बोट फॉर्म है ये हमारा एक दूसरे में इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं कि अगर हम लोग चाहें कि इनको हम लोग इंडिविजुअली आइसोलेट कर लें तो वो हमारा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में बहुत ही रैपिडली चेंज हुआ करते हैं। देखो यार एक चीज़ आप लोग समझना, देखो थोड़ा सा फील लेने वाली बात है कि एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं है यार, ये सब एजम्पशन है। मतलब आप लोगों को क्या लगता है ये कुछ स्ट्रक्चर होता है? केमिस्ट्री ना पूरी एक एजम्पशन पे बेस है। देखो जिनको पता है उनको पता है, बाकी जिनको नहीं पता है बाकी आप लोग समझ रहे होगे कि ये सब कुछ बॉन्ड ऑन थोड़ी होता है यार, कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये सब होता ही नहीं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये सब एक बस मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ठीक है, जिनके ऊपर हमारी केमिस्ट्री चल रही है। और फाइनली हम लोग बात करें अपने लास्ट थ्योरी के बारे में, तो ये आ जाता है हमारा में कूल्सन एंड मॉफेट्स मॉडिफिकेशन। तो देखो जैसा इसका नाम है कूल्सन एंड मॉफेट्स मॉडिफिकेशन, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेयर स्ट्रेन थ्योरी को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, और इस थ्योरी को हम लोग यहाँ पे जो है बनाना बॉन्ड थ्योरी या फिर बेंट बॉन्ड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखें तो कूल्सन एंड मॉफेट्स मॉडिफाइज बेयर स्ट्रेन थ्योरी एंड प्रपोज द बेंट बॉन्ड थ्योरी टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स। यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा सा हमारी बेयर स्ट्रेन थ्योरी को ही मॉडिफाई करके हमारी एक न्यू थ्योरी प्रपोज की, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंट बॉन्ड थ्योरी या फिर बनाना बॉन्ड थ्योरी। क्यों बोलते हैं हम लोग देखेंगे। दे प्रपोज्ड अ न्यू टाइप ऑफ बेंट और बनाना बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स ऑफ साइक्लोप्रोपेन। अब देखो जैसे कि जो हमारा सेशन मोहर थ्योरी थी, उन्होंने स्पेसिफिकली बात करी थी साइक्लोहेक्सेन के बारे में, तो ये हमारे स्पेशली बात करेंगे हमारे साइक्लोप्रोपेन के बारे में, ठीक है। मतलब ये हमारा जो है साइक्लोप्रोपेन के बारे में इस थ्योरी में बात कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला दे प्रपोज्ड अ न्यू, मतलब इन्होंने एक नया टाइप का बॉन्ड प्रपोज कर दिया, जो कि हमारा कौन सा था, बेंट और बनाना बॉन्ड,
बिटवीन कार्बन एटम्स ऑफ साइक्लोप्रोपेन रिंग बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन। यानी कि कुछ हमारी कैलकुलेशन वगैरह क्वांटम मैकेनिकल में इन्होंने करी, जिसकी वजह से इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो है कुछ नया टाइप का बॉन्ड इन्होंने प्रपोज कर दिया। देखो जैसे अगर आप लोग को पता हो तो हमारे मेनली किस टाइप, दो ही टाइप के तो बॉन्ड होते हैं, एक हमारा सिंगल बॉन्ड हो गया, एक हमारा डबल, मतलब वो ट्रिपल भी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसे सिंगल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। और डबल में क्या होता है, डबल में हमारा एक सिग्मा और दूसरा वाला पाई हो जाता है। यानी मेनली हमारे दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा हमारा पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे एक नया बॉन्ड ही प्रपोज कर दिया जिसको इन्होंने बोला बनाना बॉन्ड। तो अभी हम लोग देखेंगे उसको। तो यहाँ पे क्या है, द थ्योरी ऑफ बनाना बॉन्ड इज बेस्ड अपॉन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखो अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत पता हो तो जो भी हमारे बॉन्ड होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो हमारे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनते हैं। मतलब जब एक ऑर्बिटल यहाँ पे दूसरी ऑर्बिटल्स में ओवरलैप करती है तो इसी ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे देखो ओवरलैपिंग डिपेंड करती है बॉन्ड पे कि कैसा बॉन्ड है हमारा। जैसे अगर हम लोग बात करें सिग्मा बॉन्ड की, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड में हमें जो है एक्जियल या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग देखने को मिलती है, ठीक है। एक्जियल या फिर हेड ऑन इसको बोलते हैं। मतलब ये हमारी कैसी होती है, जैसे मान लो एक बॉन्ड हमारा ये है, ठीक है, एक ऑर्बिटल हमारा ये है और एक ऑर्बिटल हमारा ये है, तो देखो दोनों यहाँ पे क्या है, हेड से हेड यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं। देखो ये ओवरलैप होता है, ठीक है, तो दोनों की ओवरलैपिंग हेड ऑन हो रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्जियल या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग। ये हमारी देखने को मिलती है सिग्मा बॉन्ड में। और इसकी वजह से देखो होता क्या है, देखो थोड़ा ध्यान से समझना कि सिग्मा बॉन्ड हमारा बहुत ही स्ट्रांग होता है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत याद हो, हम लोगों ने सारी बातें करी हैं कि जो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, ये बहुत स्ट्रांग होता है, और जो हमारा पाई बॉन्ड है वो काफ़ी वीक होता है। तो क्यों स्ट्रांग होता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के अंदर हमें जो है हेड ऑन ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। वहीं अगर हम लोग पाई बॉन्ड की बात करें तो इसके अंदर हमें साइड वाइज या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग, जैसे हम लोग यहाँ पे इसमें देखें तो ये देखो ये हमारा जो है कुछ इस टाइप से ओवरलैपिंग देखने को मिलती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग साइड वाइज या फिर पैरेलल। तो ये ओवरलैपिंग ना इतनी अच्छी नहीं होती है। मतलब जैसे ये समझो कि इन दोनों ने क्या है कि बहुत तगड़ा ओवरलैप कर लिया है, यानी ये इन दोनों ने यहाँ पे एक दूसरे को बहुत अच्छे से पकड़ लिया है, जिसकी वजह से ये जल्दी ब्रेक नहीं होते हैं। जबकि इन दोनों में यहाँ बहुत ही एक हल्की सी पकड़ है, जिसकी वजह से ये दोनों बहुत ही इजीली ब्रेक हो सकते हैं। जैसे इसको ऐसे समझो कि मान लो यहाँ पे हम लोगों ने दो उंगलियों को कुछ इस तरीके से जोड़ा है। अब चाहे तो हम लोग इसको बहुत आसानी से ऐसे अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो हम लोग दो उंगली को बहुत टाइट ऐसे पकड़ ले, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये जल्दी से अलग नहीं होंगी। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है इसके अंदर ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से होती है, इसी वजह से ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। और जो हमारा पाई बॉन्ड होता है इसमें हमारी ओवरलैपिंग क्या होती है, साइड वाइज होती है, इसी वजह से ये हमारे थोड़े से वीक होते हैं। समझ रहे हो। तो अगर कहीं भी सिग्मा बॉन्ड हो तो हमारी ओवरलैपिंग होगी एक्जियल या फिर हेड ऑन, ठीक है। और अगर हमारा कहीं भी पाई बॉन्ड हो तो हमारी ओवरलैपिंग होगी साइड वाइज या फिर पैरेलल। तो सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग। पाई बॉन्ड में काफ़ी वीक होती है, इसलिए वीक होता है। तो यहाँ पे देखो बेंड बॉन्ड क्या है भाई, ये हमारा कुछ नया टाइप का ही बॉन्ड आ गया। तो ये जो बेंड बॉन्ड होता है ये हमारा होता है इंटरमीडिएट ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, यानी इन दोनों के बीच में कोई हमारा कह सकते हो एक बॉन्ड देखने को मिल जाता है। तो अगर इन दोनों के बीच में तो हमारा देखो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, काफ़ी स्ट्रांग, पाई बॉन्ड हमारा काफ़ी वीक। तो ये हमारा एक इंटरमीडिएट होता है, यानी कि ये हमारा जो है सिग्मा बॉन्ड से कम स्ट्रांग होता है लेकिन पाई से ज़्यादा होता है, यानी इन दोनों के बीच में हमें इसकी जो है कह सकते हो थोड़ा सा स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। तो ये जो हमारा बेंट बॉन्ड है ना, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है हमारा साइक्लोप्रोपेन के अंदर, ठीक है। A bent bond, also known as banana bond, is a type of covalent bond that somehow looks like a banana. देखो यहाँ पे आप लोग समझना थोड़ा कि यहाँ पे जैसे ये जो हमारा साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, ये जो हमारा साइक्लोप्रोपेन है, तो यहाँ पे देखो हमारे 3 कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो हमारी ओवरलैपिंग है, देखो क्योंकि यहाँ पे इनके अंदर हमारे सारे सिंगल बॉन्ड है ना, देखो सारे सिंगल बॉन्ड ही तो है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हमारी होनी तो कुछ इस तरीके से चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग इस तरीके से। तो हमारी ओवरलैपिंग जो है कुछ इस तरीके से होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे जब एक्चुअल में इन्होंने यहाँ पे देखा तो ये जो हमारी ओवरलैपिंग है, ठीक है, ये हमारी कुछ इस तरीके से ना होकर हमारी किस तरीके से देखने को मिली, ध्यान से देखना। हमारी ओवरलैपिंग जो है वो हमारी थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिली, यानी ये हमारा हो गया बॉन्ड, ठीक है, और ओवरलैपिंग हमारी बल्कि इसके ऊपर ना जाके थोड़ा सा इससे हट के, ठीक है, थोड़ा सा इसके मतलब हटके, और ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें जो है ओवरलैपिंग देखने को मिली हमारे साइक्लोप्रोपेन्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसी ओवरलैपिंग को इन्होंने बोला बनाना बॉन्ड, यानी यहाँ पे ये जो ओवरलैपिंग है चूंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप की हो रही है, और देखो ये चूंकि देखने में अगर आप लोग देखो तो थोड़ा बनाना टाइप का लग रहा है, मतलब एक ऐसे देखो ये हमारा क्या है, इस एक बनाना टाइप का
लगने लग रहा है, ठीक है, ये ऐसे ओवरलैपिंग, इसी वजह से इनको यहाँ पे बनाना बॉन्ड थ्योरी के नाम से जाना गया। अच्छा यहाँ पे समझो ये बनाना बॉन्ड यहाँ पे क्यों बन रहे हैं, मतलब ये हमारी ओवरलैपिंग इस तरीके से ना होकर इस तरीके से क्यों हो रही है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है पुराना वाला हमारा, क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल कितना है 60 डिग्री, और यहाँ पे एंगल होना कितना चाहता है भाई, होना चाहता है 109 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हमारा बॉन्ड है ना, ये थोड़ा सा मतलब मतलब क्या होता है, काफ़ी स्ट्रेन होता है इनके अंदर, काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्ड थोड़ा सा फैल जाते हैं, ठीक है। यानी ये बॉन्ड हमारे कुछ इस तरीके से ना होकर हमारे कुछ इस तरीके से चले जाते हैं, देखो ये, ठीक है। मतलब अगर हम लोग देखें ना, तो जो हमारा साइक्लोप्रोपेन है उसके बॉन्ड ना हमारे थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो कुछ ऐसे हो जाते हैं, समझ रहे हो। अब अगर यहाँ पे हम लोग बनाए तो देखो यहाँ पे बिल्कुल वही स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे क्यों हो जाते हैं, ये हमारे इस एंगल स्ट्रेन की वजह से हो जाते हैं, ठीक है। मतलब एंगल स्ट्रेन इनके ऊपर इतना ज़्यादा लग रहा है कि ये हमारे थोड़ा सा फैलने की कोशिश करते हैं, या फिर कह सकते हो ब्रेक होने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये हमें जो है एक बनाना टाइप का बॉन्ड इनके अंदर देखने को मिल जाता है। यानी ये देखो ये चीज़ है, और ये बॉन्ड कैसा होता है, इट इज़ वीकर देन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। अब देखो ये जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है उससे तो वीक होता है, लेकिन जो हमारा कार्बन कार्बन डबल यानी पाई बॉन्ड होता है उससे हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा वही चीज़ है कि हमारा होना तो इस तरीके से चाहिए था, बट चूंकि हमारा स्ट्रेन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, यानी ये जो है 60 डिग्री की वजह से इसके ऊपर काफ़ी स्ट्रेन था, क्योंकि आपको पता है यही हमारा सबसे अनस्टेबल था, क्योंकि इसके अंदर एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन उतना कम स्टेबल, तो ये स्टेबल नहीं था, जिसकी वजह से ये हमारा जो है कुछ इस टाइप से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी इसके अंदर हमें बनाना बॉन्ड देखने को मिल जाता है, यानी कि ये हमारा देखो थोड़ा सा बनाना शेप का होता है, वही चीज़ दिखाया गया है। और फाइनली हम लोग बात करें तो वही चीज़ है कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेंट बॉन्ड, यानी इस बेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, द साइक्लोप्रोपेन कार्बन कार्बन बॉन्ड आर वीकर देन नॉर्मल कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। और देखो इस बेंट बॉन्ड की वजह से क्या होता है, जो हमारे कार्बन कार्बन के बॉन्ड है वो हमारे सिग्मा बॉन्ड की कंपेयर में वीक हो जाते हैं। जैसे अगर हमारी बॉन्डिंग इस तरीके से होती तो हमारे बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि हमारी बॉन्डिंग एक्चुअल में जो होती है वो ऐसे हो जाती है, मतलब होना इस तरीके से चाहिए था बट ऐसे हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। सो ड्यू टू दिस वीकर बॉन्ड साइक्लोप्रोपेन इज अनस्टेबल एंड इजिली अंडरगोज रिंग ओपनिंग रिएक्शन। और देखो फाइनली यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि इसी बॉन्ड की वजह से, मतलब यहाँ पे देखो थोड़ा समझना कि साइक्लोप्रोपेन क्या है, ये हमारा सबसे अनस्टेबल हमारा साइक्लोएल्केन है। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पे कोल्सन एंड मॉफिट सर ने ये बोला कि ये अनस्टेबिलिटी क्यों आ रही है, ये अनस्टेबिलिटी इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे हमें जो है बनाना बॉन्ड यानी बेंट बॉन्ड देखने को मिलता है, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा इसके कंपेयर में काफ़ी वीक होता है, और वीक होता है इसकी वजह से क्या होता है, ये हमारा काफ़ी अनस्टेबल होता है और इजिली हमारा रिंग ओपनिंग रिएक्शन दे देता है। देखो फाइनल कंक्लूजन यही है कि जो जितना अनस्टेबल होगा वो उतना आसानी से रिएक्शन देगा, और हमारा जो साइक्लोप्रोपेन है ये बहुत इजीली रिएक्शन दे देता है। तो ये बहुत इजीली रिएक्शन क्यों देता है, ये इसलिए देता है क्योंकि इसके अंदर हमें सिग्मा बॉन्ड नहीं बल्कि बनाना बॉन्ड देखने को मिलता है। तो ये थी हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन की का लेक्चर, और आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी हम लोग एक थोड़ा सा अगर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखो सारा कंक्लूजन एट लास्ट में यही निकलता है कि जो हमारा साइक्लोप्रोपेन है ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, और बाकी हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करें तो जो हमारा साइक्लोहेक्सेन है ये हमारा बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो यही था हमारा यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट। आई होप कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।